अब इंडियन इलेक्शंस के अंदर एक और चीज है जो बहुत ज्यादा काफी बार कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है, वो होती है रिजर्व्ड सीट्स। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जनरली सीट्स बोल दिया जाता है। देखिए पिछले चैप्टर में मैंने आपको कहा था जो 1931 में कांग्रेस का कराची सेशन हुआ, इसके बाद गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए लंदन गए। उसके फेलियर के रीजंस में काफी सारे रीजंस थे, लेकिन एक रीजन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कहना कि आप लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। 32 में उनका डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना लेना भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन था। वहां डिमांड उठी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, ये डिमांड बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने कहा जहां जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड पे अड़े हुए हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि इस इलेक्टोरेट के अंदर केवल यही लोग, यानी कि एक स्पेसिफिक कास्ट के कम्युनिटी के लोग इलेक्शन लड़ेंगे और केवल यही लोग, वोटिंग भी यही लोग करेंगे और कोई वोट भी नहीं डाल सकता। तो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस डिमांड को छोड़ा और क्या कहा, यहां पर क्या इसका अल्टरनेट निकाला गया, रिजर्व्ड इलेक्टोरेट। रिजर्व्ड इलेक्टोरेट कि जी वोट तो सब करेंगे, बस चुनाव वही लड़ सकता है जो उस स्पेसिफिक कम्युनिटी से हो। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके लिए एक रीजन है कि वाई सीट्स आर रिजर्व्ड। आप ये रीजन नहीं डालेंगे, आप डालेंगे कि क्या रीजन था इसके डिमांड के पीछे, और इसके डिमांड के पीछे भी एक ही बात थी कि ऐसा लग रहा था कि साहब जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास पहुंच है, जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, वो वीकर सेक्शन को कभी ऊपर आने ही नहीं देंगे। वो उन स्पेसिफिक कम्युनिटीज के साथ अपने आप डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो इक्वालिटी प्रोवाइड करवाने के लिए ये सीटें रिजर्व की गई थी। अब इन रिजर्व सीटों में क्या सिस्टम है कि लोकसभा में ही रिजर्व है ये, पार्लियामेंट में। तो लोकसभा में एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि कितनी कितनी सीटें हैं। तो 84 और 47 सीटें जो हैं इन दोनों के लिए रिजर्व्ड हैं। 84 सीट्स और 47 सीट्स हमेशा सेम नहीं होती। मान लीजिए अब की बार जो है गुजरात के अंदर सीटें फिक्स की गई कि एक सीट गुजरात में फिक्स कर दी गई एससी के लिए और एक सीट एसटी के लिए कर दी गई। ऐसा संभव है कि अगली बार यहां ना हो। यहां देते वक्त यानी कि जो करते हैं इस समय एक बात होती है, वो होती है पॉपुलेशन, कि कहां इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। अब एसटी की बात अगर की जाए तो एसटी झारखंड, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में ज्यादा है, तो यहां पर इनके लिए ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा कि यहां पर सीटों को ध्यान में रखा जाए। अननेसेसरली ऐसे ही नहीं उठाया कि कहीं भी दे दिया, नहीं, इनके रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखना, मेन बात ये है। तो ये हमारा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पूरा सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है वोटर्स लिस्ट। देखिए वोटर्स लिस्ट आम भाषा में बोल दिया जाता है, इसका टेक्निकल नेम होता है इलेक्टोरल रोल। यानी कि वो कौन से लोग हैं जो इस बार वोट करने के लायक हैं। लायक इन द सेंस जो 18 या 18 प्लस है, उन सभी के सभी का नाम ऐड किया जाएगा। जो नए वोटर्स हैं उनका ऐड किया जाएगा, चेक किया जाता है, लिस्ट तो बनी हुई है भाई, कोई और 18 प्लस हो गया, हाँ जी इसका नाम ऐड कर दिया। अच्छा, किसी इंसान की मृत्यु हो गई है, मर चुका है वो, उसका नाम डिलीट कर दिया, किसी ने शिफ्ट कर लिया। महिलाओं के केस में पहले फादर के घर पे वोट है, लेकिन अब उनका ट्रांसफर मतलब अपने हस्बैंड के घर, शादी के बाद वो है तो वहां पर उनका कर दिया जाएगा। तो ऐसे में रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होता है हर 5 साल के अंदर, हर 5 साल के अंदर इसका होगा। अब वोटर्स लिस्ट के अंदर यह बात ध्यान रखी जाती है कि कोई गड़बड़ ना हो, कहीं ऐसे ही नाम ना चढ़े रहे। एक बार जब शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर की गई थी तो 40 लाख वुमेन का नाम जो है ऐसे ही चढ़ा दिया गया, वाइफ ऑफ ए, वाइफ ऑफ बी, डॉटर ऑफ, ऐसे करके वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ कर दिया उन्होंने। और इसीलिए हमारे शुरू के जो इलेक्शंस हैं वो डिले हो गए 2 साल लगभग, और वो आप 12th में पढ़े भी गए। अब वोटर्स लिस्ट हो जाने के बाद आपके सामने जो नई चीज आती है, वोटर्स लिस्ट के बाद जो आता है वो होता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन
कि कौन कौन सा कैंडिडेट कौन से इलेक्शंस को लड़ना चाहता है। नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ पर ऑफिस में जाकर के वो नॉमिनेशन भरते हैं अपना, उस नॉमिनेशन में वो अपनी सारी डिटेल्स देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में कहा क्रिमिनल केस, एसेट लाइबिलिटी स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब कुछ आप जनता के सामने रखेंगे ताकि लोग अपने लिए बेटर ऑप्शन चुन पाए। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो सब चीजें यहां पर रखेंगे। इस नॉमिनेशन के दौरान उन्हें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, हालांकि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वेरी करता है। अब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 34(1)(a) जो है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 34(1) क्लोज 1 जो है, सब क्लोज 1 जो है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जी पहले 250 रुपए फीस होती थी, 250 रुपीज आप अगर लोकसभा के लिए कर रहे हैं तो 250, और वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कर रहे हैं तो 100। फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसको 10,000 किया गया, लेकिन अब 2009 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग अलग है। अगर आप जनरल हैं और SC ST, दो ही ऑप्शन है, जनरल है तो 25,000 और SC ST है तो 12,500। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब है आपने टोटल वोट्स कास्टेड, जितने वोट पड़े उनका 1/6 भी अगर आप नहीं ले पाए, 60 वोट पड़े और आप 10 वोट भी नहीं ले पाए, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, सिक्योरिटी जो है आपकी सीज हो जाएगी। ये है उनका नॉमिनेशन का प्रोसेस। अब नॉमिनेशन के बाद जो आता है वो कैंपेनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो होती है इलेक्शन कैंपेन। ऑफिशियली लगभग 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है, वोटिंग से और इस नॉमिनेशन के बीच में 2 वीक का गैप होता है, लेकिन पार्टीज बहुत पहले ही शुरुआत करते हैं कि कैंपेनिंग बहुत जरूरी है, एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी है। चीज वही बिकती है जिसको एडवर्टाइज बहुत ज्यादा किया जाता है। अब लोग अपनी अपनी अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, रैलीज होंगी, टीवी के ऊपर डिबेट्स होंगी कि ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये नहीं है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। ऐसे में क्या ऐसे कैंपेन्स का कोई फायदा होता है? देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहां इलेक्शन कैंपेन्स का फायदा हो। देखिए जो सबसे फर्स्ट है वो है 1971, जहां इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया। इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस जो है वो बटी हुई थी, एक तरफ कांग्रेस ओ थी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और एक तरफ कांग्रेस आर थी, कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट। जो आर थी वो कांग्रेस के यानी कि इंदिरा गांधी के फेवर में थी, जो ओ थी वो कांग्रेस के अगेंस्ट यानी कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थी। तो उस समय जो बड़े बड़े लीडर्स थे जो कांग्रेस से बगावत करके चले गए, और भी बड़े बड़े ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर वो सब मिल गए, उन्होंने ग्रांड अलायंस फॉर्म किया और उन्होंने कहा इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया और इंदिरा गांधी ने जनता से कहा, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। तो उन्होंने स्लोगन दिया रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। और उन्होंने कहा कि अब पॉलिसीज ऐसी बनेगी कि गरीबी का तो कोई नामो निशान नहीं रहेगा देश में। और लोगों ने झूम के और उनके लिए वोटिंग की और इंदिरा गांधी बहुत बड़ी मेजर विक्ट्री उन्होंने की। वही ग्रांड अलायंस के पास 49 सीट्स थी, वो 50 सीटें भी नहीं ले पाए। जो किंग मेकर्स कहलाते थे, एस निजलिंगप्पा जैसे लोग जो थे, 49 पे सिमट गए। फर्स्ट इंस्टेंस। सेकंड इंस्टेंस की बात करें 1977 में। देखिए 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल रहा, इमरजेंसी रही। और इस इमरजेंसी में बड़े बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, वो बाहर आए। और जो मेजर पार्टी इस समय थी वो थी जनता पार्टी, और जनता पार्टी उस समय लीडरशिप में थी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप 12th में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जेपी इनको बोला जाता था, लोक नायक भी इन्हें बोला जाता था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। तो जेपी ने कहा कि जनाब सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाइए। तो जनता पार्टी का ये स्लोगन था कि सेव डेमोक्रेसी, कि
अब कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है ना इस इमरजेंसी में, एक्सेसिस, एक वर्ड यूज किया, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेसिस। 12th में आप पढ़ेंगे एक्सेसिस के बारे में, कि आपने जबरदस्ती नसबंदी करवा दी लोगों की, आपने लोगों को जेलों में ठूस दिया, आपने करप्शन की है, आपने सेंसरशिप लगा रखी है, आप ईमानदार पत्रकारों के लिए जगह ही नहीं है, एक्सेसिस। उन सब की जांच करेंगे और आपके पास लिबर्टी वापस आएगी, सिविल लिबर्टी वापस आएगी। ठीक है जी। अब 1977 में ही एक और हुआ, वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस थे। ज्योति बासु साहब वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, और एक इलेक्शन उन्होंने यहां पर स्लोगन दिया लेफ्ट ने, वो स्लोगन था लैंड टू द टीलर्स। टीलर्स वो होते हैं जो जमीन पर काम करते हैं लेकिन मालिकाना अधिकार उनका नहीं होता है, पीजेंट्स। टीलर वो भी जीत गए। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश के अंदर 1983 के अंदर इलेक्शन थे। एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी, और तेलुगु देशम पार्टी ने स्लोगन दिया प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। ये एनटी रामाराव ने स्लोगन दिया, सरकार इन्होंने बना ली। एक मेजर एग्जांपल हरियाणा का है, और हरियाणा का एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि फर्स्ट पेज पे ही वहीं से शुरुआत की गई है। हरियाणा के असेंबली इलेक्शन थे 1987 में। हरियाणा असेंबली इलेक्शन के अंदर हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष चीफ ताऊ देवीलाल, जो कि उस समय उसके चीफ थे, यानी कि ऑपोजिशन के भी एक लीडर थे। कांग्रेस की सरकार थी 1982 में, कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, चौधरी भजनलाल को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। 1986 में कुछ कसमकस के चलते राजीव गांधी ने उनका इस्तीफा ले लिया और नए जो चीफ मिनिस्टर बनाया कांग्रेस ने हरियाणा में, वो चौधरी बंसीलाल को बनाया। 87 में असेंबली के इलेक्शन हुए। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि चौधरी देवीलाल ने जनता से वादे किए कि जैसे ही पार्टी पावर में आएगी, एक नई पार्टी उन्होंने बनाई लोकदल, और लोकदल को ज्वाइन किया कुछ अपोजिशन ने कि चलो मिलकर के कांग्रेस को हटाएंगे, और बहुत शानदार कैंपेनिंग की। और उन्होंने जनता से कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो आपके किसानों के जो कर्जे हैं वो माफ कर दिए जाएंगे, स्मॉल बिजनेसमैन के जो लोन्स है वो सब माफ कर दिए जाएंगे। जनता ने इनके लिए वोटिंग की। 90 में से, आज 34 साल हो गए हैं, 90 में से 75 सीटें लोकदल प्लस इसकी अलाइज, लोकदल के पास अकेले 60 सीटें थी आउट ऑफ 90। आउट ऑफ 90 लोकदल के पास 60 सीटें थी क्लियर मेजोरिटी के साथ, यहां इन्होंने सरकार बनाई। वहीं कांग्रेस के पास केवल 5 सीटें आई। यह भी एक निशानी है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं। इसके एग्जांपल्स, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे कि क्या इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो लूजिंग यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो भी हार रही है। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहां कोट कर सकते हैं। कनेक्ट करना सीखिए। कनेक्ट करना जब आएगा कि कौन सी चीज को कहां से उठा करके कहां डालना है, जिस दिन ये आ गया उसी दिन मार्क्स फुल आने शुरू होंगे। ऐसे नहीं है कि उस पैराग्राफ में कोई चीज लिखी आप उसको रट लेंगे, नो। कनेक्ट कीजिए कि 1977 में इंदिरा गांधी खुद हार गई, फर्स्ट मेजर एग्जांपल है। यहां पर ये तो बुक में दिया हुआ है कि जिस पार्टी ने लास्ट 5 ईयर से जो पार्टी रूलिंग पार्टी थी, पार्टी 5 सीटें 90 में से 5 सीटों पर आकर सिमट गई कांग्रेस। ये भी देखने की बात है। अब हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो हैं क्या वो डेमोक्रेटिक हैं। उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एक लीडर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्यों ज्यादा मायने नहीं रखती? देखिए एक बात समझिए, क्या एक कार्डियोलॉजिस्ट को इस बात की जरूरत है, क्या उसके लिए ये जानना जरूरी है कि बाबर के पिता का क्या नाम था? क्या किसी हिस्टोरियन के लिए यह बात जानना जरूरी है कि स्पेसक्राफ्ट कैसे बनाए जाते हैं? या किसी स्पेसक्राफ्ट बनाने वाले के लिए यह जरूरी है, स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट है उसके लिए यह जानना जरूरी है कि स्विमिंग कैसे की जाती है? तो हर चीज के लिए जो जरूरतें हैं वो अलग अलग है। एक एमपी और एमएलए और एक जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए जरूरत है कि आप लोगों की जरूरतों को समझें, नीड्स को एड्रेस करें और उनके सॉल्यूशन करें। अगर आप ये नहीं कर पाए तो नेक्स्ट इलेक्शन में जनता आपको हटा देगी। तो ये जरूरत है। इसके लिए एजुकेशन का क्या मतलब है?
क्या जिसके पास जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जनता की समस्या को नहीं समझ सकता? क्या उसे ये नहीं पता कि मेरे इलाके के अंदर लोगों के पास सड़कों की दिक्कत है, यहाँ पर पानी की दिक्कत है, इस इलाके में बिजली की दिक्कत है, इसका ऐसे ऐसे सोल्यूशन होता है? तो जरूरी थोड़ी है कि हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर दी कि भाई अब तो जो जिसने बीए कर रखा है, जिसने बीएससी कर रखा है, जिसने बीटेक कर रखा है वही करेगा, तो 90% तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? तो हियर द रिक्वायरमेंट इज दैट ही इज एबल टू एड्रेस द नीड्स एंड गेट देयर सॉल्यूशंस। लोगों की जरूरतों को समझे, उनको उठाए और उनके समाधान करे। अब इन इलेक्शंस के ऊपर कुछ रेगुलेशंस भी हैं। ड्यूरिंग कैंपेनिंग आप जो भी कर रहे हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। क्या क्या रेगुलेशंस हैं? सबसे पहले तो आप किसी को ब्राइब नहीं कर सकते, किसी को आप रिश्वत नहीं दे सकते आपके लिए वोट करने के लिए। आप मसल पावर का यूज नहीं कर सकते उसके खिलाफ। आप अपने कास्ट के नाम पे, अपने रिलीजन के नाम पे आप उस पर वोट नहीं मांग सकते। प्लस में आप लोकसभा के लिए 25 लाख और असेंबली के लिए 10 लाख से अधिक की जो इससे अधिक का जो अमाउंट है वो खर्च नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक चीज आती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। आचार संहिता के अंतर्गत आप ऐसे नियम बना दिए जाते हैं, ऐसी गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है जिनका उल्लंघन किसी भी पार्टी या किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए करना हो सकता है भविष्य में उसके जीत के बाद भी उसके जो है उसका इलेक्शन रद्द कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा या इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि उसके पास भी पावर है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट, आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप पे नहीं जा सकते। हालांकि बहुत बड़ी है लेकिन आपके लिए कुछ ही है यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप, कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी मस्जिद में जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जाके आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद लोगों को सपोर्ट लेने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी डर्टी ट्रिक नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ पर ये होता है, हालांकि कंडक्ट लगने से पहले हो जाता है। दूसरा, आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकते। 1971 के इलेक्शन के अंदर जब इंदिरा गांधी जीती तो राजनारायण उनके खिलाफ लड़ रहे थे, सोशलिस्ट लीडर थे। जीतने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इंदिरा गांधी ने तो ऑफिशियल मशीनरीज जो है, कार्स वगैरह हैं, उनका प्रयोग किया है और ये बहुत गलत बात है। कोर्ट में ये गया, कोर्ट में ये चीज साबित हो। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, वेरी फेमस पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे और इन्होंने कहा, कोर्ट में बुलाया इंदिरा गांधी को कि मैडम यू आर गिल्टी, नाउ यू सीज टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप अगले 6 महीने में आप प्रधानमंत्री बनी रहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मेंबर ऑफ हाउस हो, सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, नो। मेंबर आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको चाहिए मेजोरिटी का समर्थन, यानी कि 272 लोग ये कहें कि जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ। आयु 35 वर्ष से अधिक, भारतीय नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह ऐसी चीज ना हो, प्रूव एलिगेशंस हो सकती हैं, प्रूव ना हुआ हो। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इलेक्ट होना पड़ेगा, फिर आपको कहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा कि मैडम 6 मंथ्स के अंदर आप अपना री इलेक्ट होइए, कहीं से चुनाव लड़िए और आप लोकसभा की जो हियरिंग्स, अब यहां तो इन्होंने कह दिया, ये तो इन्होंने कह दिया। अब क्या हुआ कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में हालांकि कुछ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन चल रही थी। एएन रे उस समय चीफ जस्टिस थे। पहले कन्वेंशन था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वही बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज है। मैडम इंदिरा गांधी ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़ते हुए एएन रे को 1973 में जो केशवानंद भारती केस था उसमें इनको बना दिया जी, आप जाइए ऊपर। उसके बाद उन तीनों सीनियर जजेस ने हालांकि रिजाइन कर दिया, एएन रे चीफ जस्टिस थे। ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सीजेआई ही होता है, एक मेन जो उसका चेयरपर्सन होता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इंदिरा गांधी को पार्शियल स्टे कि मैडम 6 मंथ्स में री इलेक्ट हो, प्लस आप लोकसभा की मेजर प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आप गलत प्रयोग नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ वर्शिप प्लस लोकसभा के लिए 25 लाख और असेंबली के लिए जो है आप 10 लाख से अधिक की अमाउंट को खर्च नहीं कर सकते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपने फॉलो नहीं किया तो आपका जीतने के बाद भी इवन आपको हटाया जा सकता है। अब सब कुछ होने के बाद आता है जी पोलिंग। अब वोटिंग हो रही है जी, इस दिन पोल हो रहे हैं, यानी कि आपके गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल को या किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग को वोटिंग सेंटर के रूप में बदला जाएगा। वहां आप सब लोग जाएंगे जो 18+ हैं, अंदर एजेंट्स हैं हर आदमी के इन द सेंस जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है। आप सब अंदर जाएंगे, आपके पास अपना इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा, वो नहीं भी है तो आप राशन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वो आपको वोट डालने का मौका देंगे। लेकिन यहाँ ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, एक मशीन होती है, उस मशीन के ऊपर आपको नाम, उसका सिंबल और उसका बटन प्रेस करना है। आपने दबा दिया बटन, वो 2 की आवाज करेगा और आपका वोट कास्ट हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, वोटिंग होने के बाद इंश्योर किया जाता है, सिक्योरिटी रखी जाती है कि कोई गलत यहाँ पर ऐसा ना हो कि फॉल्स वोटिंग हो जाए, ऐसे ही गलत वोटिंग हो रही है, किसी को वोट ही नहीं करने दिया। फिर इन ईवीएम्स को उठा करके ले जाया जाता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस, और जो जिले का जिलाधिकारी है, जो डिप्टी कमिश्नर है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, वही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर अपने आप में होता है। बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट ही इज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। उसके सामने उसका स्टाफ, जो डीएम का स्टाफ होता है, डीसी ऑफिस का जो स्टाफ होता है, वहां पे वो सब इनको रख दिया जाता है। फिर एक निर्धारित दिन में, एक निर्धारित समय पर, जो इलेक्शन कमीशन बताएगा, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, एजेंट्स मौजूद रहते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, और फिर इनकी काउंटिंग शुरू होती है और फिर डिक्लेयर किया जाता है रिजल्ट। तो ये पोलिंग तक का हमारा सिस्टम रहा कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात हम इसमें जो देखें कि इंडिया के इलेक्शंस को आप डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि इलेक्शन कंडक्ट कौन करवा रहा है। जी, इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि इलेक्शन करवाने वाली जो अथॉरिटी है, क्या वो गवर्नमेंट के प्रेशर में है? क्या रूलिंग पार्टी उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, या वो इंडिपेंडेंट है? क्या उसके पास कोई पावर है, या वो ऐसे डमी बॉडी बना रखी है इन्होंने, कोई पावर ही नहीं है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 कमिश्नर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अपॉइंटमेंट के बाद फिक्स टेन्योर है 6 इयर्स का, उस दौरान उसको कोई नहीं हटा सकता। इलेक्शन कमीशन के बाद, उसके बाद तो प्रेसिडेंट के लिए भी आंसरेबल नहीं है, ना रूलिंग पार्टी के लिए, ना गवर्नमेंट के लिए, किसी का आंसरेबल नहीं होता, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन कहता है, इलेक्शन कमीशन की पावर में भी आएगा कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कैसे है, ये भी आ सकता है, या ये कैसे इंश्योर करता है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को। देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर है, यही देखेगा कि कैसे इलेक्शन होंगे, कौन सी डेट को नॉमिनेशन होगा, कौन सी डेट पे पोलिंग होगी, कौन सी डेट पे रिजल्ट अनाउंस हो। ये गवर्नमेंट को गाइडलाइंस जारी कर सकता है किस टाइम पे, ड्यूरिंग इलेक्शंस, ताकि प्रिवेंट किया जा सके गवर्नमेंट की मशीनरी का मिसयूज होने से। प्लस में ये अगर इसको लगता है कि किसी जगह पे फॉल्स वोटिंग हुई है या कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, तो रीपोल की अनाउंसमेंट करवा सकता है। इतनी सारी पावर, प्लस में जब इलेक्शन ड्यूटी पे होंगे तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात मानेंगे। तो हमने ये देखा कि हाँ, हमारे यहाँ पे जो बॉडी इलेक्शन करवा रही है वो डेमोक्रेटिक है, इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, किसी के प्रेशर के अंदर नहीं है। दूसरी बात कि लोगों ने कितना पार्टिसिपेशन किया है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, जिसको वोटर टर्नआउट रेशियो। देखिए, वोटर टर्नआउट रेशियो का मतलब होता है कि एलिजिबल वोटर्स में से कितने परसेंट लोग वोट करने आए। 18 से अधिक के वोट कर सकते हैं, कितने लोग वोट करने के लिए आए,
और ये टर्नआउट इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी फीलिंग उनमें है कि उनका वोट मैटर करता है, उनका विश्वास है इसमें, तभी वो कर रहे हैं। अगर लोगों को पता है यही आदमी जीतेगा जी तो वोट नहीं डालने जाएंगे, लेकिन उनको लगता है ना मेरे वोट से भी कुछ भी हो सकता है, मेरे वोट से भी कुछ भी हो सकता है, वोट डालने जाते हैं। इंडिया के अंदर एक और ट्रेंड देखने को मिला कि जो इंडिया के पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उन लोगों को लगता है, वो लोग ज्यादा अटैच्ड हैं वोटिंग में। उनको लगता है कि हाँ जी हमारा वोट बहुत बड़ा जो है मायने रखता है। अमेरिका में इसका उल्टा है, वहां ब्लैक यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन वो बहुत रेयर इस बात में विश्वास रखते हैं। इंडिया के एक स्टडी हुई, नेशनल इलेक्शन स्टडी 2004, उसके अकॉर्डिंग 76% लोगों ने कहा कि यस हमारा वोट मैटर करता है। 2004 के इलेक्शन में देखा जाए तो हर 7 में से 1 वोटर किसी ना किसी पार्टी का वर्कर था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों को इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट्स, कि भले ही कुछ भी हो लेकिन लोग आखिरकार हारने वाले लोग भी जो है वो कहते हैं कि जनादेश है, पीपल्स वर्डिक्ट है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखा जाए कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उन रिजल्ट्स को। आपने देखा इंदिरा गांधी 1977 के अंदर इलेक्शन हार गई, प्राइम मिनिस्टर थी। चौधरी बंसीलाल जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे 1986 से 1987 तक, कांग्रेस 5 सीटें ला पाई, हार गई। इंडिया में ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि बहुत सारे सिटिंग एमपी एमएलए चुनाव हार जाते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट का भी एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में हमें देखना होगा कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इसके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो है मनी। देखिए जिन लोगों के पास पैसा है भले ही वो ना जीते लेकिन एक एडवांटेज देखने को मिलता है, सामने वाला डिस्करेज हो जाता है। पैसे का रोल बहुत ज्यादा होता है और हो सकता है जीत जाए पैसे के दम पे, पैसा वो लोगों में बांटते हैं, हालांकि बांट नहीं सकते, सब पकड़े गए तो अपराध है, लेकिन पकड़े नहीं गए तब। दूसरा है क्रिमिनल्स। देखिए ये बहुत बड़ा रोल है इंडियन पॉलिटिक्स को कि कुछ लीडर्स क्रिमिनल्स के साथ रिलेशन रखेंगे ताकि सामने जो इलेक्शन लड़ने वाला है उसको पहले ही साफ करवा दिया, उसको मरवा दिया। ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिली कि क्रिमिनल्स का साथ लिया जा रहा है। प्लस में इसके साथ साथ यहां पर भी नेपोटिज्म है कि अपने ही रिश्तेदारों को बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं जो पहले फादर उसके लीडर, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा। नेपोटिज्म यानी कि अपने ही क्लोज रिलेटिव्स को वो अपने ही उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। फोर्थ, नेपोटिज्म के बाद क्या है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, स्मॉलर पार्टीज हैं, उनका वजूद बहुत कम है। वो इतने मास लेवल के ऊपर अपने आप को, पैसे से तो आपने एडवर्टाइज करवा दिया, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने लगवा दिए, लेकिन छोटी पार्टीज क्या, वो कैसे अपनी बात को समझाएंगे? छोटी पार्टियों के लिए, छोटे कैंडिडेट्स के लिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए क्रिमिनल्स भी तो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद चॉइस, कि लोगों के पास इतनी चॉइस होती नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी जो मेजर पार्टीज हैं वो लगभग सेम मैनिफेस्टो निकाल देती है, सेम पॉलिसी है। बिजली के दाम कम करेंगे, फ्री में पानी देंगे, किसानों के लोन माफ कर देंगे। ऐसी सिचुएशन में लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। तो कुछ ये हमारे डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए है कि हाँ जी इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। ये कुछ चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस के क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके पास। इलेक्शन कमीशन की पावर पूछी जा सकती है और ये चैलेंजेस पूछे जाएंगे, या ये पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा हैं बजाय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। बहुत रेयरली क्वेश्चंस इससे ऑब्जेक्टिव में आता है। थैंक यू, ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक्स अ लॉट।